चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो या सेंटर लेवल का, सब में बायोस्फीयर रिजर्व यानी जीव मंडल या फिर जिसको हम जैव मंडल रिजर्व कहते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं या स्टेट लेवल जैसे यूपी पीसीएस का हो, आरओएआर हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट का हो, लोअर पीसीएस का हो, सब में आते हैं ये सारे प्रश्न। तो ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है क्या ये उस एग्जाम में आएगा कि नहीं, ये सब में आते हैं। तो मैं यहाँ पर सबको कंबाइन यानी वही एक लेबल देने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, इतना अगर पढ़ लेते हैं तो सबको कवर कर लेंगे। नेशनल पार्क क्या है, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो नेशनल पार्क इसी से रिलेटेड है, उसी में से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व बन जाते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। वैसे हमारी ये सीरीज़ एक स्टैटिक जीके की सीरीज़ है और लगभग 54-55वां ये एक वीडियो होगा। इससे पहले हम नेशनल पार्क हो या उससे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, डेज हो, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल जितने भी डेज मनाए जाते हैं, सबका एक हिस्ट्री के सहित मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट फॉलो करो, ये सभी एग्जाम में आती हैं। चाहे इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट हो, ये सब कॉमन सब्जेक्ट हैं, सब में आ रहे हैं। इनको एक बार डिटेल से अच्छे से पढ़ लो, बाकी आपको बाद में किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। एक बार लेवल तैयार हो जाए आपका तो ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका आगामी कोई भी परीक्षा हो सब में ये आएगा ही आएगा। नेशनल पार्क में पहले ही पढ़ा चुका हूं, फिर से बता दूं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है बायोस्फीयर रिजर्व। कई बार किताबें इसे बायोस्फीयर रिजर्व को जीव मंडल या फिर जैव मंडल लिखती हैं। इसका राइट जो होता है वो जीव मंडल ही होता है, या फिर इसको हम जैव मंडल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब होता क्या है, देखिए कई बार क्या है कि जैव विविधता आप जानते होंगे, तरह तरह के जीव जंतु जब एक जगह पर रहते हों उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अब इसी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, जिससे कि उनका संरक्षण हो सके। अब बहुत सारी जगह पर आप देखते हैं टाइगर्स होते हैं, हिरन होते हैं, इन सबको मार दिया जाता है। अगर इनको न मारा जाए तो प्रकृति का संरक्षण होगा, यानी बायोस्फीयर रिजर्व बना करके इनका संरक्षण किया जाता है जहां पर ये रहते हैं उनके ही मूल जगह पर। तो सरल भाषा में आपको यह समझना है कि यह प्रकृति, वन्य जीव और वहां रहने वाले स्थानीय इंसान जो मानव होता है, आदिवासी जनरली वहां पर रहते हैं, को एक साथ संरक्षित करने वाला एक बड़ा क्षेत्र होता है। आदिवासी भी एक इसी का हिस्सा है जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है। नेशनल पार्क एक छोटी चीज होती है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ी चीज होती है। ध्यान रखना, बहुत बड़ा एरिया आता है। नेशनल पार्क तो आप कुछ वर्ग किलोमीटर के ही होते हैं। जब मैंने नेशनल पार्क पढ़ाए थे तो बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, केवल दुधवा नेशनल पार्क, और उसका एरिया भी बताया था। अगर आप इस बायोस्फीयर रिजर्व से इसका कंपैरिजन करेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व कई किलोमीटर में होता है। बात आप समझ रहे हैं? अच्छा, सर्कुलर बेस में होगा, इसमें कुछ जोन्स बने होते हैं। तो पहले आप ये समझ लो कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ठीक है। क्यों बनाते हैं, इसका कारण क्या है, कंजर्वेशन, यानी संरक्षण हमें देना है उन प्रजातियों का। प्रजातियों का मतलब यही मत समझना कि सिर्फ हम जीव का ही देते हैं। जीव में आपके पेड़ पौधे भी आते हैं, जंतुओं का तो दे ही रहे हैं, जीव में पेड़ पौधों का भी होता है। औषधियां जिनसे बन रही हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं, तो उनका भी संरक्षण किया जाता है, ठीक है। पीडीएफ के लिए मत घबराना, पीडीएफ मैं इसका टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। और अब तक चाहे नेशनल पार्क्स हों या वैसे मैंने जो भी पढ़ाया है, डेज पढ़ाए हैं, सबके मैंने पीडीएफ दिए हैं। तो पीडीएफ आप डाउनलोड करो और एंजॉय करो। अपने साथ में जितने भी आपके दोस्त यार तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो फॉरवर्ड किया करो और पीडीएफ भी फॉरवर्ड करो। ज्ञान इधर उधर फैलाने से बढ़ता है, आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। और साथ में वीडियो को लाइक कर दो, यही एक आपको अप्रिसिएशन का काम करना है। बाकी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मुख्य काम क्या क्या है, संरक्षण हो गया। दूसरे नंबर पर डेवलपमेंट, यहाँ पर एक मुख्य कारण है किसका, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का। जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के को बढ़ावा देने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। अगर दूर से कुछ लोग आएंगे, उस जंगल में जाएंगे, तो वहाँ की हो सकता है कि जो वनस्पति होती है उसको नुकसान पहुँचाएं, जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचाएं, और उसी वनस्पति से काम चलता है वहाँ के लोकल लोगों का। तो भाई विकास रुका कि नहीं? तो इसी विकास को बढ़ाने के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए ये काम किया जाता है। तीसरा है लॉजिस्टिक्स। ध्यान रखना, अंडर एस्टिमेट मत करना इन तीनों पॉइंटों को। ये स्टेटमेंट में देकर पूछ लेता है कि बायोस्फीयर बनाने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो उस तरह से आपको ध्यान रखना है। रिसर्च के लिए इनका यूज होता है, ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, और जो हमारा अब सब्जेक्ट जोड़ दिए गए, आप देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से
एनवायरनमेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार, और हर एक, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, मास्टर्स हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सब में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया है। पहले ईवीएस पूछते नहीं थे, आप देखना उठा के प्रश्न, जो 8-10 साल पहले के प्रश्न हो उसमें ईवीएस नहीं आता था, अब ईवीएस स्पेशली आ रहा है और काफ़ी वेटेज रख रहा है। पीसीएस में देख लो, यूपी ट्रिपल एससी में देख लो, यूपी ट्रिपल एससी में 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो लोअर पीसीएस का हो रहा है कहीं कहीं 20 प्रश्न आ रहे हैं। तो देख रहे हैं ना आप, इसका वेटेज बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोग अवेयर हों, जीव जंतुओं का संरक्षण हमें करना है। तो बात आपको समझ में आ रही है। प्रकृति का संरक्षण होगा, सतत विकास होगा। सतत विकास का मतलब है कि आज हम उन चीज़ों को, संसाधनों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि आज भी इस्तेमाल हो सके और भविष्य के लिए हम उन्हें छोड़ के भी जाएं, जो आगामी हमारी पीढ़ियां हैं वो भी उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। अनुसंधान यानी जो हमारा रिसर्च होती है, नई नई जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पर रिसर्च हो रही है, किसी औषधि में कोई प्रयोग हो रहा है, फार्मास्यूटिकल में यूज हो रहा है, और साथ में शिक्षा तो इससे मिलती है। तो इससे हमें संतुलित एक पर्यावरण मिलता है। ठीक है, अब देखो कोर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसे बहुत ध्यान से देखना, और मैंने स्पेशली इसको बहुत टाइम लेकर तैयार किया है। तो ध्यान से समझना कि जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसके 3 जोन होते हैं। जो अंदर का जोन होगा ना, सबसे मेन जो होता है वो अंदर का ये वाला जोन होता है। एक बार मैं आपको यहाँ पर लेजर की हेल्प से दिखा देता हूँ, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है अंदर, ये कोर जोन है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे सेंट्रल वाला एरिया ये होता है। संरक्षण का मुख्य केंद्र होगा ये कोर जोन। तो वैसे 3 पार्ट्स में ये बटा होता है बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखना है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो कोर जोन है, एक बफर जोन होता है, और सबसे लास्ट में जो होगा वो ट्रांजिशन जोन होगा। तीनों के बारे में हम जानेंगे। पहले कोर जोन समझो, ये सबसे अंदर का पार्ट है। जैसे आप कभी अंडा अगर आपने देखा है तो अंदर का यॉक जो है वो सबसे अंदरी भाग, वो कोर जोन, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मानव को जाने की अनुमति नहीं होती है। कारण क्या है? मानव जाएगा, हस्तक्षेप करेगा, कुछ न कुछ नुकसान करेगा, और सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है ये। ठीक है, और जैव विविधता का सबसे ज्यादा संरक्षण इसी कोर जोन में होता है। तो पहला जोन कौन सा याद रखना है? ये है कोर जोन। और ये सवाल यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है कि इसमें मानवीय जो गतिविधियां होती हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती है। नेशनल पार्क में ऐसा नहीं था, मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क में, और वहां पर अंतर भी बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं और नेशनल पार्क होते हैं, इनमें क्या क्या अंतर होता है। कोई भी व्यक्ति जाकर यहाँ से लकड़ी नहीं ला सकता है। किसी भी पौधे को, जैसे सूख गया है कोई पौधा या लकड़ियां वहां पड़ी हुई हैं, तो बीन के नहीं ला सकता इस जगह पर। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं था, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो कोर जोन समझ में आ गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो, कोर जोन के आगे का जो एरिया है जो थोड़ा सा कम सेंसिटिव होता है, इसमें होता है बफर जोन, इसको बोलेंगे बफर जोन। यहाँ पर जनरली रिसर्च के लिए आप जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और कुछ पर्यटक भी यहाँ पर जा सकते हैं घूमने के लिए। कुछ मतलब कंट्रोल्ड होता है, बट ऐसे नहीं कि सब कुछ कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बफर जोन है, ये वाला जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, बफर जोन जो होगा वो शोध कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। पॉइंट आप ध्यान रखें, इन पॉइंट्स में ही अंतर पूछ लिया जाता है, मिलान कराने के लिए आएगा अगर आप पीसीएस का पेपर देंगे तब। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि बफर जोन कौन सा होता है, किसका पार्ट है, लेकिन जब आप वैसा एग्जाम देंगे तो मिलान कराने के लिए आएगा। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्पेशली ये एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है। अब सबसे आखिरी जो आउटर है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन यानी संक्रमण जोन। ये जोन एक ऐसा होता है जो कि इस बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी भाग है। खेती इसमें की जा सकती है। यहाँ पर बस्तियां, जो मैंने बताया ना, आदिवासी रहते हैं, तो आदिवासी इनमें रह सकते हैं, अंदर नहीं घूम सकते हैं, इनमें रह सकते हैं। ठीक है, और स्थानीय जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर निवास कर सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट जो है वो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है। तो खेती और एग्रीकल्चर और आप बिजनेस किस में कर सकते हैं? तो संक्रमण जोन में कर सकते हैं। संक्रमण जनरली किसी के लिए भी अलाउ है, खासकर वहां आदिवासी लोग रह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन पार्ट ये बायोस्फीयर रिजर्व का ही होगा। ओके, और बाकी ऐसी गतिविधियां भी कर सकते हैं जिससे कि प्रकृति को नुकसान न हो। ऐसे संसाधन जो हमें मिल रहे हैं उनको यूज कर सकते हैं। ऐसे करें जिससे कि भविष्य में आगामी पीढ़ी को मिल सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो, यहां से कुछ फैक्ट्स हैं जो सीधे एग्जाम में आते हैं, और थोड़ा सा ध्यान से एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है, ध्यान से पढ़िए। अगर एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं होता है तो वीडियो को फिर से देखना, और इसे वीडियो को थोड़ा सा
फास्ट कर लेना, 1.25 या थोड़ा और फास्ट करके आप देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देखिए अभी तक भारत में जैसे मैंने याद कराया था नेशनल पार्क कितने हैं, नंबर ऑफ नेशनल पार्क, उसी प्रकार यहाँ पर हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं। तो कनेक्ट अगर करना हो तो भारत में हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के यूपी जीके में आप स्पेशली याद करते होंगे कि कमिश्नरेट कितने हैं, उतने ही हमारे यहाँ पर क्या है बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और उनकी संख्या है 18। अब 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से यूनेस्को के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कब बना, कैसे बना, फुल फॉर्म क्या है, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, क्या काम करता है ये। तो यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को की सूची में इनमें से 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, मतलब कि ये विश्व धरोहर बन जाते हैं। अगर इन 18 में से 12 को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया तो वो संपत्ति अब पूरे विश्व की संपत्ति है, ऐसा समझो। उसमें क्या है, कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। और ये कार्यक्रम जो चलाया था वो चलाया मैन एंड बायोस्फीयर, किसके द्वारा चला, यूनेस्को के द्वारा। उसी के तहत इसको शामिल किया गया। 12 बायोस्फीयर रिजर्व 18 में से शामिल हैं। अब कुछ फैक्ट देखिए, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी, 1986 में ये बना। ध्यान रखना 1986 में ये बायोस्फीयर बना है, ना कि मैं ये कह रहा हूं कि यूनेस्को में शामिल हुआ। यूनेस्को में 2000 से शामिल होना शुरू हुए थे। तो नीलगिरी 1986 सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है ये वाला प्रश्न, कच्छ का रण गुजरात, यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं, कच्छ के रण में बहुत फेमस है, नमक बनता है। असम का डिब्रू सखोया, अगर आपने नेशनल पार्क्स की वीडियो ढंग से देखी होगी तो ये आपको वैसे ही याद हो गए, क्योंकि मैं पहले ही इनको नेशनल पार्क में भी पढ़ा चुका हूँ। नेशनल पार्क वही चीज़ें रिपीट होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेशनल पार्क है और उसी पार्क जो है वो हिस्सा बायोस्फीयर रिजर्व का भी है, ऐसा भी होता है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिब्रू सखोया असम का है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क तो आपने पढ़ा था असम का, वहीं उसी के पास में है डिब्रू सखोया असम में। सबसे छोटा, सबसे बड़ा कच्छ का रण, सबसे पहला नीलगिरी 1986। मैंने ईयर केवल यहाँ पर नीलगिरी का इसलिए लिया है क्योंकि नीलगिरी पहला है। ओके, बात आपको समझ में आ गई, ये रहे फैक्ट। अब देखिए वो बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं ये याद कर लो, यहां से प्रश्न बनता है। एक लिस्ट तो मैं दे रहा हूं, वो कहां पर है, एक लिस्ट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं जिसमें कि आपको ध्यान रखना है जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम चलाया था यूनेस्को ने, उसके तहत किस किस को शामिल किया है, तो वहां पर हाँ या ना। अब आप कहेंगे क्या ये जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। अगर याद नहीं करोगे तो 1-2 नंबर से अगर छूट गया ऐसा प्रश्न और 1-2 नंबर ही सिलेक्शन दिलाता है तो बॉर्डर पे लटके रह जाओगे। एक जिसका सिलेक्शन हो रहा है और एक जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, 2-4 नंबर का ही फर्क होता है। तो 2-4 नंबर का जो गैप है अगर आपको वो फुलफिल करना है, आगे निकलना है तो सब चीज़ें याद करके चलो, ठीक है। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, अन्यथा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये कहते रहो कि तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बट एक्चुअली तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। तैयारी तभी करेंगे जब एक एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा कि इसका महत्व यही सिलेक्शन दिलाएगा। यहां पर नीलगिरी जो है वो नीलगिरी भारत का पहला ऐसा एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया। मैं यहां पर जो क्रम है वो क्रम नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन सा कहां पर है और शामिल किया गया, बस इतना, ठीक है। सब कुछ याद इसमें से ये नहीं करना है कि उसकी भी ईयर याद कर रहे हो, उसकी भी ईयर याद कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर जहां से मैंने ज़्यादा देखा कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं वो चीज़ शामिल की है। तो नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों में आता है, बहुत बड़ा है नीलगिरी। और नीलगिरी को सन 2000 में, तो क्या याद रखना है, यूनेस्को ने नीलगिरी को पहली बार, भारत की पहली ऐसी साइट बनी जिसे शामिल किया है। कौन सी साइट, बायोस्फीयर रिजर्व। वैसे तो यूनेस्को ने 1983 में वो शामिल किए थे, ताजमहल, लाल किला, वो सब मैं अलग से बता दूंगा आपको यूनेस्को वाले, ठीक है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में यूनेस्को में शामिल है, यस। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपने पढ़ा था, ठीक है, तो ये भी आपका उसमें शामिल है। नंदा देवी उत्तराखंड, यस बिल्कुल शामिल है। नो क्रीक मेघालय बिल्कुल शामिल है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश शामिल है। तो इनको याद करना। नेशनल पार्क याद है तो आधे तो वैसे ही याद हो गए क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क भी आपने पढ़ा था।
है ना। नो क्रीक भी पढ़ा था, सुंदरबन भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये 6 याद करना। इसके बाद टोटल हैं कितने, 18 हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। सिमलीपाल, आपने नेशनल पार्क भी पढ़ा था। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में, यूनेस्को में शामिल है, बिल्कुल है, ठीक है। किसके लिए फेमस है, ये खास बातें ज़्यादा खास नहीं है, बट मैं पहले भी इनको नेशनल पार्क में पढ़ा चुका हूँ। जनरली आपको याद रखना है कि जैव विविधता के लिए इन्हें जाना जाता है सबको, और इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। एक है अमरकंटक का अचान कमार। अचान कमार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित है, यूनेस्को में शामिल है, बिल्कुल है। ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार। ग्रेट निकोबार में नेशनल पार्क पढ़े होंगे आपने, साउथ बटन, मिडिल बटन पढ़ा था कि नहीं। वहीं पर ग्रेट निकोबार जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि काफ़ी बड़ा है, और ये इस यूनेस्को में शामिल है। अगस्त्य माला, इसको अगस्त्य माला भी बोलते हैं कई बार, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ये भी आपका यूनेस्को में शामिल है। कंचनजंगा, कंचनजंगा आपने पढ़ा था नेशनल पार्क, तो यहाँ पर ये सिक्किम में बिल्कुल स्थित है कंचनजंगा, और ये उसका ही पार्ट है, किसका, यूनेस्को के MAB प्रोग्राम का। पन्ना, पन्ना की खान भी है, मध्य प्रदेश में, आप जानते होंगे, हीरा। तो ये पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में है, और ये पन्ना को कहा जाता है कि ये सबसे आखिरी अब तक का बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा है जो यूनेस्को ने सबसे लास्ट में शामिल किया है, मतलब नवीनतम है, लेटेस्ट है, ऐसा पूछ सकता है। तो पन्ना लेटेस्ट है। ये हो गए 12। अब देखो कुछ ऐसे भी हैं जो यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल नहीं है, बट वो भी बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 18। मानस है असम, बिल्कुल शामिल नहीं है। डिब्रू सुखोया असम शामिल नहीं है, बट एक पॉइंट याद रखना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिब्रू सुखोया सबसे छोटा है। अभी बताया था ना, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। डिब्रू सुखोया असम में है, सबसे छोटा है। देहांग दिबांग, इसको कई बार किताबों में देहांग दिहांगी लिख देता है, लेकिन एग्जैक्ट दियांग दिबांग है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल यूनेस्को में शामिल नहीं है। कच्छ का रण सबसे बड़ा है, लेकिन MAB प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल नहीं है। शीत कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। डेजर्ट तो जानते होंगे, 2 तरह के होते हैं, एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है। सहारा एक डेजर्ट है, सहारा एक कैसा है, गर्म है, लेकिन अगर ठंडा पूछ लिया जाए तो आंसर अलग हो जाएगा। एक है सैसाचलम, ये आंध्र प्रदेश में है, और ये भी यूनेस्को में शामिल नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो ये हमारे वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनकी लिस्ट याद कर लेना, PDF में दे ही रहा हूँ, बाकी इन्हें बार बार बोलना अपने मन में। अब मैंने तो आपको सब कुछ जो बताना था वो बता दिया, बस इतना कवर कर लो, बायोस्फीयर रिजर्व के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अब आपकी बारी है, आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताना, और कमेंट करना अनिवार्य है सबके लिए। भारत का सबसे बड़ा जीव मॉडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आंसर भी आपके सामने आ गया होगा। आप इसका कमेंट करके बस ये बता देना कि ABCD जो भी आपको लग रहा है, पन्ना, कंचनजंगा, कच्छ का रण, मानस, इनमें से जो भी आंसर है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी लेटेस्ट कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। साथ में टेलीग्राम पर इसका PDF दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहां से ये PDF ले लेना। अन्य PDF भी आपको मिल जाएंगे जो पहले पढ़ाए हुए हैं। PDF के लिए टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम आप मैनुअल भी सर्च कर सकते हो, @ लगाकर रणधीर एजुकेशन सर्च करना। इस तरह से आप चाहे टेलीग्राम पे सर्च करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं भी सर्च करो, चैनल आपके सामने आ जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनकी पूरी तरह से हेल्प होगी इस चैनल के थ्रू, तो आप उनको शेयर कर देना। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों को भी प्रमोट करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।